तो कुछ अरसा पहले मेरा मोबाइल टूट गया, मोबाइल की स्क्रीन। और नया मोबाइल लेने के बजाय मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करा लेता हूं। तो मैंने अपने इलाके में एक ऑथेंटिक गुड मोबाइल रिपेयर शॉप ढूंढना शुरू करी और मुझे ये अंदाजा हुआ कि मेरे पूरे इलाके में कोई एक ऑथेंटिक गुड रिव्यूज के साथ कोई मोबाइल शॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती। छोटी छोटी दुकानें हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो मोबाइल बना लेती हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट देम। तो मैंने गूगल का इस्तेमाल किया और मुझे ये पता चला कि गुड रिव्यूज के साथ अगर मुझे एक ऑथेंटिक गुड मोबाइल रिपेयर शॉप चाहिए तो मुझे मेन सिटी के अंदर मोबाइल मार्केट जाना पड़ेगा। तो मैं गया मोबाइल मार्केट और बहुत सारी शॉप्स थी और उनमें से एक शॉप को सिलेक्ट करके जिसका रिव्यू अच्छा था मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करने को दे दिया। तो उसने मुझे बोला कि 1-2 घंटे में आपका मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। तो मैं वहीं बैठ गया। बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सोच सकते हैं कि ये क्या अजीब अजीब बातें सोचता है, बट लिसन टू द क्वेश्चन। ये सारी मोबाइल शॉप्स एक इलाके में क्यों हैं? जब बैठे बैठे थोड़ा और सोचना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि थ्रू आउट द सिटी स्पेसिफिक आइटम्स के बाजार ही अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई ग्रोसरी आइटम चाहिए तो बेस्ट प्राइस के अंदर मास स्केल पे आपको सिर्फ जूड़िया बाजार में मिल सकता है। अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप रिपेयर कराने हैं या खरीदने बेचने हैं ऑथेंटिसिटी के साथ अच्छी प्राइसेस के ऊपर, तो ये सिर्फ सदर बाजार में मुमकिन है, जहां पे लाइन से 300-400 दुकानें एक साथ हैं जो कि सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप्स ही खरीदती बेचती हैं। फिर इस ख्याल ने तंग करना शुरू किया कि होना तो ये चाहिए कि हर तरह की दुकान पूरे शहर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। इस तरीके से कस्टमर्स को भी आसानी रहेगी कि जो भी चाहिए वो इलाके में मिल जाएगा और बिजनेसेस के लिए भी आसानी होगी कि मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है, या एटलीस्ट जिस एरिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब मुझे मिला इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में, बट मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें आप समंदर किनारे आइसक्रीम बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। समंदर का किनारा तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है और आपका कोई कंपटीशन भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में स्टॉल की आइडियल पोजीशन होगी बिल्कुल सेंटर में। नाउ दोनों तरफ आधे किलोमीटर का फासला तो होगा और शायद कुछ लोगों को दूर भी लगे, लेकिन मिडल में स्टॉल लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व कर पाएंगे। दूसरे दिन जब आप स्टॉल लेकर समंदर किनारे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एक जानने वाला भी अपना आइसक्रीम स्टॉल लेकर आया हुआ है। इनफैक्ट वो आइसक्रीम भी वही बेच रहा है जो आप बेच रहे हैं। अब मरता क्या ना करता, आप दोनों ये डिसाइड करते हैं कि आज के दिन समंदर किनारा आधा आधा बांट लेंगे। आप अपने हिस्से के बिल्कुल बीच में और वो अपने हिस्से के बिल्कुल सेंटर में स्टॉल लगा लेता है। जो भी ईस्ट में है वो आपके कॉम्पिटिटर से आइसक्रीम खरीदेगा और जो भी वेस्ट में है वो आपसे आइसक्रीम खरीदेगा, और बीच वाले कस्टमर्स एज पर लक आप या उसके पास आते जाते रहेंगे। इस तरह से कस्टमर बेस अप्रोक्सीमेटली 50-50 में डिवाइड हो गई और किसी भी कस्टमर को 1/4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा। इकोनॉमिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ने इस स्टेट को नाम भी दिया सोशली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी सोसाइटी के लिए बेहतरीन सिचुएशन। पब्लिक को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का भला सोचना है, ना कि सोसाइटी का, वरना बिजनेस का तो दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन मसला शुरू होता है तीसरे दिन से। तीसरे दिन जब आप समंदर किनारे पहुंचते हैं तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे पहले पहुंचा हुआ होता है और उसने स्टॉल समंदर किनारे के बिल्कुल मिडिल में लगाया हुआ होता है। आप शराफत से चुपचाप अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। दिस टाइम आपका पक्का पोटेंशियल कस्टमर बेस हुआ 25% और कॉम्पिटिटर का हुआ 50%। बाकी बचा 25% का कॉरिडोर आप दोनों मिलकर बांट रहे हैं। चौथे दिन आप उससे पहले पहुंचकर स्टॉल मिडिल से थोड़ा हटकर उसकी तरफ लगा लेते हैं। आप समझते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर आप जैसी कल वाली शराफत दिखाते हुए अब सिर्फ अपने ही कस्टमर्स को सर्व करेगा। इस तरह से आपका पक्का मार्केट शेयर हुआ 70%, उसका हुआ 25% और बाकी बचा 5% आप दोनों मिलकर बांट लेंगे।
लेकिन जब दोपहर में आप ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो उसने स्टॉल आपसे थोड़ा पहले मिडल ग्राउंड के थोड़ा करीब लगा लिया होता है। आपको गुस्सा आता है और आप उससे भी थोड़ा आगे आ जाते हैं। पूरा दिन यही ड्रामा चलता रहता है और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टॉल लगाकर ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में अपने स्टॉल लगा लेते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आप दोनों मार्केट शेयर का 50% शेयर ही ले रहे हैं। लेकिन अब यह सोल्यूशन सोशली ऑप्टिमल नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक को आप तक पहुंचने के लिए उतना ही चलना पड़ रहा है जितना वो एक दुकान होने के वक्त चल रहे थे। इस स्टेट को इकोनॉमिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ने नाम दिया नैश इक्विलिब्रियम का। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अब आप कोई भी चाल चल लें तो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो पता ये चला कि बिजनेसेस बाय डिफॉल्ट नैश इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। पहली पोजीशन जिसमें आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरती और आसानी के साथ पूरे बिजनेस को 50-50% में बांट लिया था, वो चल ही नहीं सकता था क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम नहीं था। बाद में जब नैश इक्विलिब्रियम आ गया तब भी आप दोनों का मार्केट शेयर 50-50% ही था। इसका मतलब है कि बिजनेसेस बाय डिफॉल्ट नैश इक्विलिब्रियम की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनफैक्ट अगर आप दोनों भाई भी होते और नैश इक्विलिब्रियम नहीं तोड़ते तो कोई तीसरा आकर के ये तोड़ देता। अगर पब्लिक और कस्टमर्स और बिजनेसेस सबका भला करना है तो गवर्नमेंट को बाय फोर्स बीच में आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अबू धाबी की गवर्नमेंट 1 माइल रेडियस के अंदर 2 सिमिलर बिजनेसेस को ऑपरेट ही नहीं करने देती। इनफैक्ट वो उन्हें परमिट ही नहीं देती कि वो अपनी दुकान खोल भी पाए, ताकि सोशली ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच हो सके। तो अगर मामला दुकानदारों या बिजनेसेस पर छोड़ दिया तो वो पब्लिक का सोचेंगे ही क्यों, और ये इनफैक्ट उनका काम भी नहीं है। तो इन प्रिंसिपल अगर आपको एक जस्ट इंसाफ पसंद सोसाइटी बनानी है तो किसी ना किसी दर्जे के अंदर गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप मुझसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग या मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।